Good morning, students. After discussing dimensions, आज हम नए टॉपिक पर चलते हैं. यह है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे क्लासिफाई करें. अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 2 में ही इसी चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी आई थी: फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. अब एक बार फिर से मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, बट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशनल स्ट्रक्चर. और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. The first type of quantities are dimensional variable. Those physical quantities whose value keep on changing and also have units. जिन फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू लगातार बदलती रहती है और इनके पीछे यूनिट भी आती है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं. फिजिक्स में मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी इसी कैटेगरी में आती है. मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशनल वेरिएबल. फॉर एग्जांपल फोर्स. अभी मैं आपको 5 न्यूटन फोर्स की बात कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद ये 10 न्यूटन फोर्स हो सकता है, 50 न्यूटन, 5 लाख न्यूटन, व्हाटएवर. सिमिलरली वेलोसिटी, इंपल्स, पावर, टॉर्क, एनर्जी, वर्क, चार्ज, व्हाटएवर, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी मैंने कुछ के एग्जांपल दिए. तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती रहे लेकिन उनके पीछे यूनिट जरूर आए, उनको डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं. मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी इसी कैटेगरी में होती है. सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें यूनिट तो होती है बट उनकी वैल्यू नहीं बदलती, उनकी वैल्यू फिक्स रहती है. यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज फिक्स्ड बट हैव यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट. इनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं. इनके एग्जांपल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी. आप सबको पता है वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11, लेकिन बाद में आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर यानी इसके डायमेंशन है, इसकी यूनिट्स है. और इसी तरह से मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, मास ऑफ सन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, विन्स कांस्टेंट. तो ये इतने सारे कांस्टेंट्स हैं. ये सब क्या है, हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट है, मैक्सिमम डायमेंशनल कांस्टेंट है जिनके पीछे यूनिट आती है. तीसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हमारे डायमेंशन लेस वेरिएबल्स. ऐसे वेरिएबल्स जिनमें यूनिट नहीं होती, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग बट हैव नो यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल. डायमेंशन लेस वेरिएबल में ऑल फिजिकल रेशियोज, जितने भी फिजिकल रेशियोज हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं. लाइक स्ट्रेन, लाइक एफिशिएंसी, लाइक रिलेटिव डेंसिटी, लाइक रिलेटिव एरर. इसके अलावा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे मैंने कहा कोस थीटा, मैं कह रहा हूं साइन थीटा, मैं कह रहा हूं टेन थीटा, कोसेक थीटा एक्सेट्रा. ये सब हमारे जो है किसमें आते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स में. इनकी वैल्यू जैसे थीटा की वैल्यू में अगर कुछ भी रख देता हूं तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बदल जाएगी कॉस की, बट इसके पीछे यूनिट नहीं आएगी. तो दीज आर डायमेंशन लेस वेरिएबल. चौथी और लास्ट टाइप की क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस कांस्टेंट. ऐसे कांस्टेंट जिनमें कोई यूनिट नहीं होता, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव फिक्स्ड वैल्यू एंड आल्सो हैव नो यूनिट्स, और इनमें कोई यूनिट भी नहीं होती, आर कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स. ऑल द नंबर्स, जितने भी हमारे नंबर है सब डायमेंशन लेस कांस्टेंट है. मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद फिक्स्ड वैल्यू दी है. जैसे cos 45 की वैल्यू 1/√2 फिक्स है, cos 30 की वैल्यू, cos 15, यानी कोई भी एक फिक्स नंबर. थीटा अगर रखा है तो मैंने ऊपर वाली कैटेगरी में जाएगा, बट अगर थीटा की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी तो ये फिर डायमेंशन लेस कांस्टेंट बन जाएगा. इसी तरह से एवोगैड्रो नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर है, पाई है, ये सब हमारे क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स. नाउ
लास्ट में हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम डायमेंशनल एनालिसिस पे इतना जोर लगा रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसके यूज क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन 3 वेज एक्सक्लूसिवली। 3 बहुत बढ़िया इसके स्ट्रॉन्ग यूजेस हैं। सबसे पहले टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए फॉर्मूला और ए रिलेशन। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रिलेशन फिजिक्स में वैलिड है या नहीं है, वो करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। एक सिस्टम में यूनिट्स दे रखी है और दूसरे सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है, तो भी मैं यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस ही यूज करूंगा, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। और नंबर 3, डेरिवेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल रिलेशंस। फिजिकल रिलेशंस को डिराइव करने के लिए भी मैं इसकी यूज करता हूं, यानी डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले चेकिंग ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला। तो चलिए डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहला यूज देख लेते हैं, चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला। बट बिफोर गोइंग टू दैट वी शैल कवर वन मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? According to this principle, a physical relation, a physical formula is valid only if it fulfill 2 conditions. एक फिजिकल रिलेशन, एक फिजिकल फॉर्मूला सिर्फ 2 ही कंडीशन में वैलिड होगा, जब ये 2 कंडीशंस को फुलफिल करेगा। सबसे पहले इक्वल साइन के दोनों तरफ के डायमेंशनल वैल्यूज सेम होने चाहिए, यानी डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वल साइन आर सेम, तब ही ये वैलिड होगा। नंबर 2, only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimensions. Means you cannot add time with mass, you cannot mass with velocity. Velocity can be added with velocity, acceleration can be added with acceleration, time can be added with time. तो you cannot add the quantity which are not having same dimensions. तो यहां पर ये हमारे पास है। अब हम बात करते हैं चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। कैसे हम इसको चेक करेंगे? दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक सीधा लाइन का शॉर्टकट है, रिश्तेदारी बराबरी वालों में होती है। रिश्तेदारी बराबरी वालों में होती है, इसका मतलब क्या है? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एंड the dimensions of both the sides of equal should be same, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। अब मैंने यहाँ पर 4 इक्वेशन लिखे एग्जांपल में, जिनकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है। मैं कोई 2 करूंगा और बाकी 2 आप अपने आप ट्राई करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू यू प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये मैंने लिया है। तीसरा लिया है f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और चौथा लिया है f इक्वल टू 6 पाई ईटा rv। आगे लिखा सिंबल्स है यूजुअल मीनिंग। सिंबल्स के यूजुअल मीनिंग है, जैसे यहां पर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन टी टाइम, एस डिस्टेंस, यू वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन टी टाइम। यहां पर एफ फोर्स है, यहां एम मास है, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है। यहां पर एफ फोर्स है, 6 पाई आप जानते हैं कांस्टेंट है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर यहां पर हमारे पास रेडियस है और वी वेलोसिटी है। तो चलिए सबसे पहले इस टर्म को देख लेते हैं। मैंने पहले इक्वेशन को लिया है, इसको मैं देखता हूं इसकी वैलिड है या नहीं है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80। सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूं, राइट हैंड साइड में क्या लिख रहा है? u प्लस 80 लिखा है। बट अगर मैं इसके डायमेंशन लिखूं तो u का डायमेंशन क्या होता है? lt माइनस 1 प्लस, अगर मैं डायमेंशन लिखूं सेकेंड टर्म का, तो ये एक्सेलरेशन lt माइनस 2 और यहां पर ये टाइम। बट मैंने कहा था कि दोनों जब 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई में है तो हम उनको सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। lt माइनस 1 प्लस यहां पर क्या है? lt माइनस 2, और ये जब t अंदर आएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो l t की पावर माइनस 2 प्लस 1, ये एक सिंगल ब्रैकेट बना, और आई कैन से lt माइनस 1 प्लस ये भी lt माइनस 1 हो जाएगा। एक और चीज आपको ध्यान देनी है, यहां lt माइनस 1 और lt माइनस 1 यानी राइट हैंड साइड का डायमेंशनल एनालिसिस क्या कह रहा है?
यानी राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, LT-1। याद रखें मेरे पास 50 रुपए है, किसी ने मुझे 20 रुपए और दे दिए तो मेरे पास 70 रुपीज हो गए, बट रुपीज ही हुए ना, वो डॉलर में कन्वर्ट नहीं हुए। तो याद रखें डायमेंशनल फॉर्मूला जो है यूनिट को रिप्रेजेंट करता, न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं। तो LT-1 प्लस LT-1 भी LT-1 होगा, इसको मैं 2LT-1 नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही जैसे ये मैच हो गए, क्योंकि LT-1 पहले टर्म का था, LT-1 दूसरे टर्म का था, यानी एडिशन पॉसिबल है, ये एडिशन पॉसिबल है, इसलिए इसको मैं यहां पर, यहां तक राइट हैंड साइड इसका वैलिड है, एडिशन तो पॉसिबल है। लेट अस सी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लिखा हुआ है V, और V का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डायमेंशनल वैल्यूज ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल वैल्यू ऑफ RHS। इसका मतलब रिलेशन इज वैलिड, ये रिलेशन जो है हमारा वैलिड है। तो वैलिड रिलेशन में पहला हमने करके देख लिया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और रिलेशन की मैं बात कर लेता हूं, रिलेशन नंबर 2 में करके दिखाता हूं। रिलेशन नंबर 2 क्या कह रहा था हमारा, सोल्व एग्जाम्पल 2, S इक्वल टू U प्लस हाफ A T स्क्वायर। अब सबसे पहले मैं फिर राइट हैंड साइड जा रहा हूं। जो भी ऐसे इक्वेशंस हैं जिनमें प्लस या माइनस इन्वॉल्व है, उनमें सबसे पहले उसी साइड को चेक करें कि क्या वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस चेक ना करें, पहले आप एडिशन को चेक करें या सब्ट्रैक्शन को चेक करें, क्या वो पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड जा रहा हूं। राइट हैंड साइड मेरा U प्लस हाफ A T स्क्वायर है। अब राइट हैंड साइड में जब मैं U की डायमेंशनल वैल्यू लिखता हूं तो LT-1 वेलोसिटी है, प्लस हाफ जो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यानी इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी, इसको मैंने छोड़ दिया। A एक्सेलरेशन LT रेज टू दी पावर -2 और साथ में T स्क्वायर यानी T की पावर 2। अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, LT-1 प्लस यहां पर बचेगा सिर्फ L, क्योंकि T की पावर -2 जब T की पावर +2 के साथ होगी तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो रिलेशन क्या है, इनवैलिड। ये रिलेशन मेरा इनवैलिड है, इस रिलेशन को मैं वैलिड नहीं कह पाऊंगा क्योंकि एडिशन यहां पर पॉसिबल नहीं हुआ है। एक तरफ LT-1 है, दूसरी तरफ L, दोनों का डायमेंशनल वैल्यू मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस रिलेशन को वैलिड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट शैल आई डू टू मेक इट वैलिड। सबसे पहले वैलिड करने के लिए मैं देख लेता हूं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है। अब टू मेक इट वैलिड, याद रखें टू मेक इट वैलिड मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड कहता है S ए डिस्टेंस का डायमेंशनल वैल्यू L होता है। यानी अगर मैं देखूं इसके एग्रीमेंट में ये वाला टर्म तो है, S का जो डायमेंशनल वैल्यू है वही डायमेंशनल वैल्यू इस टर्म का भी है, यानी ये टर्म एग्रीमेंट में नहीं आ रहा है, ये टर्म गड़बड़ कर रहा है, पूरे रिलेशन को इनवैलिड ये वाला टर्म कर रहा है। तो टू मेक इट वैलिड इसका डायमेंशनल वैल्यू था LT-1, चाहिए था मुझे L, यानी मुझे एक T का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि LT-1 0 हो जाए। तो इसका मतलब टू मेक इट वैलिड फर्स्ट टर्म इन RHS should be multiplied by T, यानी करेक्ट रिलेशन क्या होगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और आपने देखा होगा ये आपका सेकेंड इक्वेशन है मोशन का, तो मोशन का सेकेंड इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का। तो दिस इज द चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी।
अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बाकी दो को आप अपने आप ट्राई करेंगे कि आप ये वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो फिर आपको इनको वैलिडेट करना पड़ेगा। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी कम टू second application of dimensional analysis, that is conversion of units from one system to other। conversion of units जब हम करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो क्या चाहिए होता है? conversion of units from one system to other। this method is based upon the fact that value of physical quantity remains unchanged even if the system are changed। सिस्टम बदल भी जाए तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू नहीं बदलती। यानी वी कैन से दिस इज बेस्ड अपॉन किस पर? हमें पता है P इक्वल टू होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। P इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। यहां पर N1 N2 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम। सिमिलरली U1 एंड U2 आर यूनिट्स। फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट्स के लिए हमने लिया। अगर मैं कहूं तो N1 U1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज N2 U2। अब मुझे सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो इस सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए N2 U2 कैन बी डिवाइडेड एज N1 U1 और N2 कैन बी रिटन एज N1 U1 अपॉन U2। ये एक सिमिलर फॉर्मूला मुझे यहां पर मैंने बनाया। अब हमें पता है मैक्सिमम यूनिट्स जो है हम एमएलटी की फॉर्म में रखते हैं, डायमेंशंस की फॉर्म में रखते हैं। तो वी कैन से अगर मैं कहूं इन फर्स्ट सिस्टम डायमेंशंस ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर m1 l1 t1 एंड इन द सेकेंड सिस्टम डायमेंशंस आर m2 l2 t2 and the power of quantity यानी dimensions of physical quantity are A, B, C। तो क्या होगा? मैं कह सकता हूं यहां पर if A, B, C are powers of mass, length and time, then N2 can be written as N1 into M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। It can be divided by M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। अगर मैं इस टर्म को यूनिफाई कर लूं, m को एक तरफ कर लूं, l को एक तरफ, तो इस तरह से मेरे पास n2 इक्वल टू आएगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। यही है मेरे पास कन्वर्जन का फॉर्मूला। डायमेंशनल सिस्टम में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे तो यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। हाउ टू यूज, लेट अस सी थ्रू वन एग्जांपल। कन्वर्ट 50 न्यूटन फोर्स इनटू CGS इक्विवेलेंट। CGS इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला मेरे पास यही है जो मुझे यूज करना है। यहां पर सबसे पहले जो इसने मुझे दिया वो दिया N1 50 और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू आई मेरे पास 50। इसमें जो इसने क्वांटिटी दी है वो है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT की पावर -2। यानी यहां से मुझे मिल जाएगा A इक्वल टू 1 यानी पावर ऑफ मास। यहां से B इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 1 और यहां से C इक्वल टू मिलेगा मुझे -2। ये मुझे ABC की वैल्यू मिल गई क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स, ये जो क्वांटिटी है फोर्स है,
अब मैं यहां पर देखता हूं M1 L1 T1, ये याद रखेंगे, इसी तरह से करना है। M2 L2 T2, ये है फर्स्ट सिस्टम। M1 इक्वल टू होगा 1 kg, क्योंकि न्यूटन जो है SI यूनिट है, यानी सिस्टम MKS है। तो सिस्टम में जब मास की बात करते हैं MKS में, तो मास 1 kg होता है, लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड। यहां पर जब सेकेंड सिस्टम में मैं जा रहा हूं, ये कौन सा सिस्टम था मेरा? MKS। और कौन से सिस्टम में मैं जा रहा हूं? CGS में। CGS में मास किस में होता है? ग्राम में। लेंथ किस में होती है? सेंटीमीटर में। और टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो यहां से मैंने इसको कर लिया। अब हमारी बारी है फॉर्मूला लिखने की। फॉर्मूला यानी मुझे N2 चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इन सेकंड सिस्टम। N2 इक्वल टू था N1 पहले सिस्टम में मास डिवाइडेड बाय सेकंड सिस्टम में मास पावर A। पहले सिस्टम में लेंथ डिवाइडेड बाय सेकंड सिस्टम में लेंथ पावर B। फर्स्ट सिस्टम में टाइम, सेकंड सिस्टम में टाइम डिवाइड रेज टू द पावर C। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर वाला अप्लाई कर लेना। और लेट अस पुट द वैल्यूज। कैसे रखेंगे? N1 की जगह मैंने रखा 50। M1 कितना था मेरे पास? 1 kg डिवाइडेड बाय मास कितना था मेरे पास सेकंड सिस्टम में? 1 ग्राम पावर 1। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 1 मीटर फर्स्ट सिस्टम में थी और 1 सेंटीमीटर सेकंड सिस्टम में थी, पावर 1। 1 सेकेंड ऊपर थी और 1 सेकेंड नीचे थी और पावर 2। दो चीज याद रखनी है, एक तो टर्म्स को फ्लिप करके नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे और दूसरे इनकी यूनिट को यूनिफाई करके काटेंगे। 50 एज इट इज। 1 kg में कितने ग्राम? 1000 ग्राम होते हैं, सबको पता है। 1 ग्राम एज इट इज पावर 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1। यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, ये भी पावर 1। और 1 सेकेंड में 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, मैंने नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दिया, यानी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कटेगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? अब यहां से मैं N2 ले रहा हूं। N2 इक्वल टू क्या आएगा? 50 एज इट इज 1000, क्योंकि पावर 1 थी, मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 1 और इंटू 1, पावर 2 थी यहां पर, तो 1 की पावर 2 हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स? 50 एज इट इज, और ये 3 और 2 यानी 10 रेज टू द पावर 5। ये है N2। आई कैन से N2 इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब फोर्स इन सेकेंड सिस्टम कैसे लिखेंगे? फोर्स इन सेकेंड सिस्टम यानी F इक्वल टू N2 U2 मैंने कहा था, और N2 कितना है आपके पास? 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। और U2 क्या है आपका? यूनिट क्या है आपको पता है? डायमेंशनल वैल्यू थी MLT। तो फर्स्ट सिस्टम में यानी ये बचेगा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड की पावर -2। यही है फोर्स इन सेकंड सिस्टम। दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू डाइन। ये डाइन कहा जाता है, तो ये डाइन की वैल्यू है। तो दिस इज व्हाट द कन्वर्जन। अब आपको एक कन्वर्जन अपने आप से करना है, ट्राई इट एट होम। अगली वीडियो में मैं और कन्वर्जन कराऊंगा और साथ में इसका तीसरा पार्ट भी कराऊंगा। तो एक क्वेश्चन जो आपके लिए भी होमवर्क का मैं दे रहा हूं, यह है कन्वर्ट 80 वाट पावर इंटू CGS इक्विवेलेंट। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये करके आया हूं मैं। एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू CGS इक्विवेलेंट। ये दो क्वेश्चन आपको करने एट होम। दिस इज ऑल अबाउट today's class. Thank you for watching.